हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, कभी भी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ सकती है। हो सकता है कि अभी 13 जून को एग्ज़ाम हो, या हो सकता है अगर थोड़ा पोस्टपोन भी होता है तब भी आपका एग्ज़ाम जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज ये जो क्वेश्चन आपके लिए हैं ये आपके मेजर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड कन्वेंशन ट्रीटी एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है आज आपको डाले जाएंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्योटो प्रोटोकॉल, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका जो भी कॉप 24 है, 25 है, रियो अर्थ समिट साइट्स, इन सब से जुड़ा हुआ यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। अब जरा आंसर करना शुरू करिए। जितना भी आता है कोई बात नहीं, गलत है सही है वो तो सेकंड बात है, बट अभी आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1। राधे राधे मिक्की बेटा, खुश रहो। मौसमी, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने क्या लग रहा है? अगर आपके सामने मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है हम जो चीज नहीं पढ़ के गए वहां से भी क्वेश्चन आ गया। उमेश, क्या आंसर लग रहा है बेटा इसका? नेहा, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को प्रबंधित करना या कम करना है। प्रीति, आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, हिमांशी साहू, क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में का जो उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को प्रबंधित करना और उनको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। पार्टिसिपेट करिए इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, समतापीय मंडल ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, कौन सा? कोपेनहेगन प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस शिखर सम्मेलन? सुनन्नी, क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर, गुलाब, सरिता, हाँ चलो सरिता ने तो लिखा है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर से हमें पता लगेगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। ऑप्शन आप लोग ऊपर आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको जो ये क्वेश्चन का आंसर देना है ऑप्शन यहां से देख लीजिए, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिख जाए। आंसर करिए क्वेश्चन का। मैचिंग के लिए यहां पर दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, यहां से सिलेक्ट करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय संधियों को उनके लक्षित पर्यावरणीय खतरे से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा? पढ़ लिया ना क्वेश्चन आपने?
बहुत सोच समझ के सब लोग आंसर करना, क्योंकि बहुत जरूरी है इन चीज के बारे में आपको जानना, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलवेज। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत की रक्षा के लिए। आपका पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? विकसित देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित करना। और स्टॉकहोम आपका लगातार जैविक प्रदूषकों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बारी रिफ्रेश कर लीजिए। डेली लर्निंग समथिंग न्यू, थैंक यू। सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा ही चैनल है डेली लर्निंग समथिंग न्यू, इसको भी सब्सक्राइब करिएगा, उतना ही प्यार दीजिएगा जैसे आप यहाँ पे हमारे चैनल पे दे रहे हैं। चलो भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग में था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। टाइम स्टार्ट हो रहे हैं अब। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सनी, रूपल, बिट्टू आंसर करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। याद रखिए, वहां पर भी एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने आंसर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आंसर भी करते जाइए। उर्वशी ने कहा है क्वेश्चन नंबर 4, और उसने कहा है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी 2002 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। फास्ट स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम में इतनी टाइम तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कहां से करना है? यहां से करना है, याद रखिए। ये एक मैचिंग दी गई है, और इस मैचिंग का आंसर आपको कहां से करना है? यहां से। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। राधे राधे हरीश, आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया 5। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, यानी कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन सही पता है तो आराम से इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन किसके लिए है, रियो समिट किसके लिए है, रामसर कन्वेंशन और आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है? ओजोन रिक्तीकरण से। आपका रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि से। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस से। ऐसी मैचिंग आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं, इसलिए ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको रट लीजिए। कुछ ही क्वेश्चंस में मैं कहती हूं उसको रट लीजिए, तो रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। राधा, आदिल, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। पार्टिसिपेट करिए, आंसर बताइए। ये समझिए आज एग्जाम हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति
और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए IUCN का जो पहले का नाम था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी IUPN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है ना। अब मान लीजिए उन्होंने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया और उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा देखिए IUCN जो है वो इसके लिए काम आता है या पर्यावरण संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरे में उन्होंने लिखा कि इसका पहले का नाम जो है वो IUPN है। तो अगर आपको पता होगा कि हाँ इसका पहले का नाम क्या है तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, आता हुआ एक ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों को आता है। भाई कितने हाथ सबके साफ हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। मैनास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में ऑप्शन सेम है BCD। अच्छा चलो अभी देखती हूँ बेटा, प्रीति अभी देखती हूँ बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने कि जो जैव विविधता है, ये सॉरी वन्य जीव है और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो सम्मेलन था वो कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1975 को। 1 जुलाई 1975 को कौन सी जनजाति के लिए फौना एंड फ्लोरा, कौन सी जनजाति के लिए, अब इंग्लिश में देखो लिखा है फौना एंड फ्लोरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, पहले इंग्लिश में देख लो एक बार क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देन फिर आपको मैं आंसर दिखाती हूँ इन क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो पहले थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश में है। हिंदी में देखिए अब, टाइम अब स्टार्ट करूंगी मैं। एक बार बेटा रिफ्रेश कर लो, जहां पर भी लग रहा है कि ब्लर हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो जरा। मैं भी कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लो। अभी बताना प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने लोगों का सही होगा आज, ये देखने वाली बात है। मेनाज एक बार ही देखो बेटा, मैंने रिफ्रेश किया है। अगर फिर भी आप लोगों की प्रॉपर नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा से स्टार्ट करके दोबारा से आप जो है यहाँ पर आएंगे तो प्रॉपर स्क्रीन हो जाएगी। एक बार ही रिफ्रेश करके दोबारा से स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 IUCN। ठीक है, एक एकल एजेंसी या एक प्रमुख भागीदार के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन, the international organization involved as the single agency or as a major partner in the following initiative, यानी IUCN का जो इनिशिएटिव है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पेसीज, यानी कि जो खतरे में है स्पेसीज जैसे फोना एंड फ्लोरा, जो जंगली जानवर हैं उनके संरक्षण के लिए, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड आपका हो गया है ना, पब्लिकेशन ऑफ केयरिंग द अर्थ, बिजनेस बायोडाइवर्सिटी पब्लिकेशन, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? IUCN के। पूछा जा सकता है कि IUCN के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं में से ही आएंगे, ये समझ लो।
लिखा है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, यानी जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते हैं उनको आपको मैचिंग करानी है कि बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम सम्मेलन या कन्वेंशन। मिनाज एक बारी वीडियो को बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करो बेटा। जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है, खतरनाक कचरे और उसके निपटान के सीमा पार आंदोलन का नियंत्रण। सबको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं हुआ? अभी जल्दी से बताओ किसको किसको प्रॉपर नहीं दिख रहा बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ पर आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने हैं। जल्दी से बताइए। बेसल कन्वेंशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजारस वेस्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपका, जैव सुरक्षा से, क्योटो प्रोटोकॉल आपका संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस से, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका लगातार जैविक प्रदूषक यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे देखना प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रियंका आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। मतलब ये समझो कि एक बुक से अगर आप चाहोगे तो इतनी चीजें नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको वो सारी चीजें, सारा का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। किगली संशोधन क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? किगली सम्मेलन से क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया सनी? अभी स्क्रीन देखो, 360 पे करके देख लिया करो। वीडियो को सेटिंग पे जाके 360 पे करके देखो कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑन फेसिंग डाउन क्लाइमेट डैमेजिंग रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी जलवायु हानिकारक शीतलक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से कम करने के लिए किया गया किगली अमेंडमेंट। 360 पे क्लियर आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है ना? किगली अमेंडमेंट किसके लिए था याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? संगीता बेटा आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई नहीं कोई नहीं, अभी सही हो जाएंगे ये सारे के सारे। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी देखना, अभी सब क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है, जो इन्वेंशन है, उनको ईयर वाइज आपको दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सारे के सारे एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो, वेरी गुड जॉब। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं रियो डी जेनेरियो, और क्या कहते हैं इसको? 1990 रियो सम्मेलन एजेंडा 21, वेरी गुड। 1992 में एजेंडा 21 भी इसे हम कहते हैं, इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। किसके ऊपर है ये? जैविक विविधता यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे है ये। तो 11 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। क्यों यहाँ पे आते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम आपको अब वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में मैंने बात की थी कि जब हम यहाँ पे आएंगे उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? अब मैं पूछूंगी, आप आंसर करेंगे, ठीक है? 13 जून से, देखो अभी तो 13 जून की डेट दी गई है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक सिटी इंटीमेशन आ जाना चाहिए था। बट अगर आज रात को, क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन आधी रात के बाद ही आती है, इस वजह से आज रात को देखना है कि नोटिफिकेशन आती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं, जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चलो भाई, रामसर कन्वेंशन बोलते जाओ 1971 में स्टार्ट हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001। साइट का फुल फॉर्म बताना जरा। 1973। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? कब हुआ था रामसर कन्वेंशन? भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? अगर ये पूछा गया तो क्या आंसर करेंगे? प्रेजेंट टाइम पे कितनी रामसर साइट्स हैं? भाई ईयर लिख रहे हो वो भी तो लिखो, किसके बारे में बात कर रहे हो? स्टॉकहोम कन्वेंशन के आगे लिखो 2001। साइट्स का फुल फॉर्म लिखो, क्या होता है? 1973 में आया था ये, स्टैब्लिशमेंट ईयर बोला गया 75। वेरी गुड जॉब। और टोटल अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व में कितनी साइट्स हैं? रामसर कन्वेंशन 1971। अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो कितनी साइट्स हैं? बोन कन्वेंशन 1979, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल। ये याद कर लीजिए क्योंकि यहां से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। या तो स्टेटमेंट में आएगा रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ था, 1971। भारत में कितनी साइट्स है? 75। लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो शायद 175 है, एक बार चेक कर लेना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसका उद्देश्य क्या था? यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, कब आया था? 1992। कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वेरी गुड जॉब सुरभि, गुड जॉब बेटा। साइट का फुल फॉर्म, रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम क्या है? धर्मजीत, क्या होगा बेटा? जुल्फिकर, नीतू, रूपल, आंसर करो। अगर मैं पूछूं रियो समिट का दूसरा नाम क्या है? यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन डबल सीडी यानी 1994 में आया। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया। कार्टेजेना कब आया? 2000 में। भारती देखते जाना बेटा। यूएन रेड 2008 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010। कॉप 24 आया 2018 में। कॉप 21 2016। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ समिट कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, वेरी गुड। ठीक है, कॉप को, सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉप का, कॉप का फुल फॉर्म भी आता है बेटा। थैंक यू नंदनी। ये सारी चीजें अगर आप एक जगह पे सोचेंगे कहीं नहीं मिलने वाली। किगली अमेंडमेंट किसके ऊपर था? 2016। मिनामाता कन्वेंशन, मिनामाता किससे संबंधित था? पारे से संबंधित। रोटरडम कन्वेंशन 1998। कॉप 25 कब आया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वेरी गुड। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कहते हैं कॉप, वेरी गुड। सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत में सबसे बड़ा रामसर है। वेरी गुड सोनी सनी। ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है ना? जब आप बीच बीच में खुद से आंसर करते हो ना कि हाँ किसी चीज के बारे में हमें क्या जानकारी है, वो मस्त लगता है एकदम। तो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो रामसर कन्वेंशन किसके ऊपर था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वेरी गुड। कॉप का फुल फॉर्म। बट अगर मैं आपसे पूछती हूं कि रामसर कन्वेंशन आया 1975, ये किसके लिए था? क्या होता है जयश्री बेटा? यही बात मैं सबसे पूछ रही हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। रामसर कन्वेंशन किसके लिए है?
फॉर वेटलैंड, आर्द्र भूमि के लिए। स्क्रीन अगर थोड़ा सा जूम करती हूँ ना, स्क्रीन गड़बड़ हो जाती है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए कहा जाता है, वेटलैंड पर कन्वेंशन है। 1971 में ईरान के शहर रामसर में पहले अपनाया गया था। पहले कौन सी सिटी में अपनाया गया था? ईरान में, ठीक है। और उसके बाद भारत में अगर हम बात करें 1975 में आया है ये रामसर कन्वेंशन। याद रखिएगा, भारत के 75 रामसर साइट्स में कौन कौन है? चिल्का झील उड़ीसा, राजस्थान में केवला देव, ये याद कर लीजिएगा। पंजाब में कौन सी है? राजस्थान कंजली झील। कौन सा सबसे बड़ा रामसर जो एरिया है, सबसे बड़ा कौन से टाइम पर कौन सी साइट यहाँ पर करी गई? ईयर भी लिखे हैं तो ईयर भी पढ़ लेने हैं आपने, अभी मैंने जूम किया हुआ इसलिए। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? 2022 में कितने रामसर साइट्स को जोड़ा गया? अगस्त में देखिए जो जोड़े गए, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, ये सारी है ना। इसकी पूरी पीडीएफ देनी पड़ेगी आपको भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आई नो, ठीक है। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपकी अगस्त 2022 में, कितनी जोड़ी गई थी अगस्त में? रामसर वेटलैंड, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का क्या मतलब होता है भाई? वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं? 75। अगस्त 2022 में कितने रामसर साइट का दर्जा दिया गया? पढ़ते जाओ जरा। रामसर कन्वेंशन के तहत अगस्त 2022 में गीली मिट्टी जिसको कहते हैं, शुष्क मिट्टी या आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं हम लोग दलदल, आर्द्र भूमि यानी हल्की नमी वाली भूमि जो होती है, जो दलदली भूमि होती है, उसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि, दलदली भूमि। रिंकू, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएगा बेटा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हो, लिंक अवेलेबल है। अभी देखो जरा, 2022 में भारत में 21 नए स्थलों को आर्द्र भूमि या फिर रामसर साइट कहा गया, जिनमें से 10 स्थल को 3 अगस्त को और 11 को 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया। जुलाई 2022 में 5 नए रामसर जो जोड़े गए, कौन से हैं? तमिलनाडु, 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 मिजोरम, मध्य प्रदेश। अगस्त में 10 को जोड़ा गया, जिनके बारे में ऊपर दिया हुआ है। भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? सिंपल लैंग्वेज में आर्द्र भूमि का मतलब गीली मिट्टी यानी दलदली भूमि, ठीक है ना। तो भारत के गुजरात राज्य में खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य को हाल ही में भारत के 49वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, और क्योंकि वहां पर आयोजन हुआ था इसलिए इसका नाम रामसर समझौता पड़ गया। अर्चना, ध्यान से देखना बेटा, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? जल्दी से बताओ अब आप लोग। भारत ने कब साइन किए थे? प्रणाम विपिन। देखना बेटा, रामसर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जो भारत ने किए थे। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? एग्जाम में भाई पूछ लिया तो क्या करेंगे? पहली रामसर साइट्स, पहली है चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और ये लोग हैं कहां पे? ये लोग हैं कहां पे अगर हम बात करें? चिल्का झील कहां पे है? केवला राष्ट्रीय, बिल्कुल सही बात है। चिल्का झील है कहां पे? चिल्का झील राजस्थान में, सॉरी उड़ीसा में है चिल्का झील,
और राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में एक साथ रामसर साइट के रूप में इनको मान्यता दी गई थी, इसलिए ये दोनों क्षेत्र भारत की पहली रामसर साइट है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं। विपिन, मेरे पास PYQ अवेलेबल हो रहा है, मैं धीरे धीरे, अभी मैंने हिंदी का कराया है, हिंदी के अलावा भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। आज सोशलॉजी का भी डाला है, पॉलिटिकल साइंस और बाकी भी जो सब्जेक्ट है धीरे धीरे मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। मेरू कुमाऊं, नमस्ते बेटा। चिल्का झील देखी है? बहुत बढ़िया। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन, जैसा कि अभी बताया था, बहुत बढ़िया। 2019 में रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? जयश्री, यस बेटा, इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान है बेटा, रुक जाओ जरा सा, वो भी कराते हैं। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? आपके सामने ही क्वेश्चंस के आंसर हैं, बस आपको पढ़ना है और आंसर करना है। सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र है, हिमाचल में, और यह क्षेत्र 0.2 वर्ग किलोमीटर फैला है और इसे 2005 में, भाई पूछा जा सकता है ना कि सबसे छोटा रामसर कौन सा है, एक स्टेटमेंट में लिख दिया और दूसरे स्टेटमेंट में कह दिया कि इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया, तो क्या होएगा? रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ पे है? हिमाचल में, 2005 में। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। कितने हैं? 14। वर्तमान समय में विश्व में कितने रामसर साइट्स हैं? 2021 की बात करें तो 2500 थे पूरे विश्व में। अभी कितने हैं एक बारी कंफर्म करके बताना जरा, ये 2021 का बताया मैंने, ठीक है। विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? सबसे बड़ा सुंदरवन है। अमृता बेटा आंसर करते जाना। विश्व का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को 1974 में। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम में, टोटल 175 रामसर। रामसर के बारे में 2021 का डाटा है कि 2500 थे, अभी रिसेंट 2023 का एक बारी कंफर्म करके तब आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो भाई आगे किस किस को पढ़ना है और चीजें किसको किसको क्लियर करनी है, एक बारी हैंड्स अप करो जरा। और चीजें क्लियर करनी है आज, मतलब अगर ये पढ़ लोगे तो यहां से तो क्वेश्चन कंफर्म है। जिनको और पढ़ना है जरा एक बारी हैंड्स अप कर लो अपने अपने, और वीडियो को एक लाइक कर दो। जल्दी से पढ़ना है। और हिना, जयश्री, प्रीति, आयु, चलो वेरी गुड जॉब। विपिन पढ़ना है, बहुत बढ़िया। दीपशिका, तो स्टॉक होम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये सारे इंपॉर्टेंट है, सबने हाथ खड़े कर दिया भाई, क्या बात है, तैयारी तो जोरदार चल रही है। स्टॉक होम कन्वेंशन किसके ऊपर था? जैविक प्रदूषकों पर एक सम्मेलन, पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म बताइए तो जरा, अभी तो सीओपी का फुल फॉर्म बताया, अभी पीओपी आ गया तो क्या करेंगे? आपने कभी कभी देखा होगा प्रदूषकों में पीओपी का नाम आता है। पीओपी क्या चीज होती है? आएंगे यहां से क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। पीओपी का फुल फॉर्म कभी कभी आता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी स्थायी जैविक प्रदूषक। इसके ऊपर एक सम्मेलन था, किसका? स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था और 2004 में इसे लागू किया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब दूसरा क्या टॉपिक था? साइट्स। ये कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 63 में अडॉप्ट किया गया और 75 में लागू किया गया। ठीक है ज्योति, आ रही है समझ में? आशु, साइट्स का फुल फॉर्म मान, अब भाई ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 में साइट का फुल फॉर्म पूछ लिया और दूसरे में पूछ लिया कि ये कब आया था, तो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए। CBD का फुल फॉर्म है जैविक विविधता पर सम्मेलन, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैविक विविधता के संरक्षण का एक सम्मेलन है, 1992 में अपनाया गया और 1993 में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? रुको एक मिनट, देखती हूँ थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिख जाए। अभी देखो बेटा, अभी किसको किसको दिख रहा है, किसको किसको नहीं दिख रहा है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। मतलब ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, इतने बढ़िया कि पूछिए नहीं। कब लागू हुआ, क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे? बोन कन्वेंशन किसके लिए था? जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड। बोन कन्वेंशन किसके लिए था? अभी क्लियर है ना? बोन कन्वेंशन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, अडॉप्टेड इन 1979-83 में लागू किया गया। बोन कन्वेंशन जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन। वियना कन्वेंशन किसके लिए था? बताते जाइए, वियना कन्वेंशन किसके लिए था? अभी उसकी हायर एजुकेशन की भी जो बची हुई क्लासेस हैं, अभी उसे भी कंटिन्यू करना है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता था कि मिस नहीं होनी चाहिए, उनको करना भी जरूरी है। मतलब इस समय क्योंकि टाइम कम है, हम लोगों ने थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है, इसलिए ये चीजें जो मैं अब ला रही हूं इनको तो बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि रट लो। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण पे एक सम्मेलन है, 1985 में लागू हुआ और 88 में इसे 85 में अपनाया गया, 88 में लागू हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल। इट इज एन इंटरनेशनल environment protocol on substance that deplete the ozone layer. It was adopted in 87, came into force in 89. Montreal Protocol किसके लिए था, कब लागू किया गया, है ना? उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? जल्दी से आप लोग ये करिए, मैं टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया और किसके लिए था क्योटो प्रोटोकॉल? जो चीजें मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, ये समझो कि ये वो क्वेश्चंस मैं आपसे कह रही हूँ जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे जाने के चांसेस हैं। जब तक कि मैं टेलीग्राम लिंक सेंड करती हूँ आप लोगों को, बताइए जरा क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, अब अगर मैं पूछूं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं? सबने कहा ग्रीन हाउस गैस, सबने आराम से पढ़ लिया कि मैम ने ग्रीन हाउस गैस की बात करी है, बट वो होती क्या है, कितनी होती है ग्रीन हाउस गैसेस? ये मैं पेपर 1 का आप लोगों को लिंक शेयर किया है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। 6 होती हैं। कितनी होती है? 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? ये भी तो इन्होंने पूछा हुआ है एग्जाम में कि कितनी होती हैं। ये लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया और 2005 में इसे लागू किया गया। लेकिन होती कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस? 6 होती हैं, पता करके बताओ भाई जल्दी से। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना था। मीथेन, सीएफसी, वाटर वेपर, CO2, पूरी 6 बताओ बेटा। ठीक है, कब कौन सा लागू हुआ? रियो समिट कब आया? रियो समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो समिट हेल्ड इन 1992, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये ब्राजील, सॉरी, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। वेरी गुड भारती। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या आता है? नोट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। अभी मैंने टेलीग्राम लिंक पिन किया इसलिए मैं पिन नहीं कर पा रही हूँ, बट यस आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेना कि भारती ने कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। UNCCD, UNCCD का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वो आर्द्र भूमि के लिए था, वेटलैंड, लेकिन सूखी भूमि हो गई या मरुस्थलीकरण हो गया, उसके लिए कौन सा है? सोवा। UNCCD का फुल फॉर्म मरुस्थलीकरण। भाई आर्द्र भूमि के लिए रामसर साइट थी, मरुस्थलीकरण के लिए है UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। कब आया था, अडॉप्ट कब किया गया था? 1994 में। कब आया? 1996 में इसे लागू किया गया। बेसल कन्वेंशन किसके लिए था? इट इज अ कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे और उसके निपटान के सीमा पार आंदोलनों के नियंत्रण पर एक सम्मेलन है। इसे कब अपनाया गया था? 1989 में। और फोर्स में कब आया? 1992। बेसल कन्वेंशन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए था और कब आया था फोर्स में। मतलब ये 2-3 लाइन की ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत काम की है। कॉर्टेजेना प्रोटोकॉल किसके लिए था? कॉर्टेजेना प्रोटोकॉल किसके लिए है? ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए, जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 2000 में अपनाया गया कॉर्टेजेना, ठीक है। 2003 में इसे लागू किया गया। कॉर्टेजेना के बारे में पढ़ना है। UN रेड क्या चीज है? UN रेड, REDD, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्रिएटेड इन 2008। वनों की कटाई, वन संरक्षण के लिए उत्सर्जन को कम करने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है UN रेड। नागोया प्रोटोकॉल, अब ये नागोया प्रोटोकॉल किसके लिए है भाई? नागोया प्रोटोकॉल किसके लिए है? लगता है आज क्लास सबको पसंद आ गई। सही है, लगे रहो। मिकी, क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? नागोया प्रोटोकॉल, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। ब्लर हो रहा है? 1 मिनट होल्ड करो जरा। अभी देखना जरा। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक, पढ़ते जाना, जेनेटिक रिसोर्सेस एंड
the fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत साझाकरण पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है नागोया। कब आया था? 2010 में अपनाया गया था और 2014 में इसे लागू किया गया। COP24 24वीं मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, किसके लिए? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP24 का जो टाइम था वो कितना था? 2018। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन की 24वीं बैठक थी 2018 में। और 2021 COP21 कब थी? 2018 में। ये 21वीं मीटिंग थी। किसके ऊपर? जलवायु परिवर्तन के ऊपर। किगली समझौता क्या है? किगली एग्रीमेंट, क्लियर है नेहा? चलो वेरी गुड। किगली क्या है? किगली एग्रीमेंट किसके लिए है? ये किसका मॉडिफिकेशन है? दीपशिखा, सुरन्नी, मिक्की, नीतू, पूज्या, हिमांशी आंसर करो, अनीशा, सतीश, दीपक, लक्ष्मी, सोवा, सबके ऊपर मेरी नजर है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते रहो बेटा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पार्टिसिपेट करो। किगली समझौता किसके ऊपर एक संशोधन है? तो वो है संशोधन आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर एक संशोधन है। ये किस पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। इट इज एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अडॉप्ट हुआ 2016 में और 2019 में फोर्स में आया। इंपॉर्टेंट है ना क्लास, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज आप लोगों को। मिनामाता कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना। मिनामाता की एक दुर्घटना भी हुई थी, है ना? तो वही चीज है, पारे यानी मरकरी के इफेक्ट से बचाना है मिनामाता कन्वेंशन। 2013 में अपनाया गया था, 2017 में लागू हुआ। मिनामाता की जो प्रॉब्लम आई थी वो कौन से देश में आई थी? मिनामाता कन्वेंशन जो है पारे के प्रतिकूल प्रभाव के लिए, कि भाई लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन मिनामाता की जो प्रॉब्लम आई थी वो कहाँ पे आई थी नसरीन बेटा, कुछ है याद? जापान में आई थी क्या? जरा कंफर्म करके बताना क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। आई थिंक जापान में ही आई थी, कंफर्म कर लेना जरा एक बार। रोटरडम कन्वेंशन, इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट यानी PIC प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजारस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है। यानी कि कोई जो खतरनाक रसायन है, ये कीटनाशक है, अगर आपको उसका प्रयोग करना है तो आपको पहले उसकी सहमति लेनी होगी। उसके ऊपर है ये कन्वेंशन जो कहलाता है रोटरडम कन्वेंशन। 98 में अपनाया गया और 2004 में इसे लागू किया गया। अभी मैं बताती हूँ धीरे धीरे बेटा। COP25, it is the 25th meeting of Conference of Parties to the United। 25वीं बैठक है COP25, 2019 में हुई थी जलवायु परिवर्तन पे। मिनामाता जापान, UPSC, ठीक है ना? अब पूछा जाता है जनरली यहां से क्वेश्चन कि पर्यावरण सम्मेलन है क्या। यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो पर्यावरण सम्मेलन है वो क्या है। तो सम्मेलन जो विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जलवायु परिवर्तन, समताप मंडल, ओजोन परत संरक्षण, वायु गुणवत्ता, प्रकृति संरक्षण, यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जो एक्शंस हैं, जो डेवलपमेंट है, उनको ध्यान पे रखा जाता है जब पर्यावरण सम्मेलन होते हैं। अब सम्मेलन
डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, जैसा कि अभी आपने पूछा कि कॉन्फ्रेंस क्या है, कन्वेंशन क्या है एंड प्रोटोकॉल क्या है। कन्वेंशन क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन स्टेट्स एंड इज यूजुअली एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक सम्मेलन राज्यों के बीच एक औपचारिक समझौता है जो आमतौर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत बातचीत का एक साधन है। एक प्रोटोकॉल उन तरीकों में है जिसमें एक सम्मेलन को संशोधित किया जा सकता है। प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द वे इन विच अ कन्वेंशन कैन बी मॉडिफाइड। यानी पहले क्या है, कन्वेंशन है, एक तरीके का सम्मेलन है जहां पे एक औपचारिक समझौता होता है। प्रोटोकॉल जहां पे उनका जो भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें जो भी बात होती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन उन सभी राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है जिन्होंने मूल सम्मेलन की पुष्टि की। द अमेंडमेंट बाय प्रोटोकॉल आर नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल दैट स्टेट दैट हैव रेटिफाइड द ओरिजिनल कन्वेंशन। ठीक है भाई। सीओपी, सीओपी का फुल फॉर्म क्या बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। व्हाट इज द सीओपी, सीओपी है क्या? सीओपी कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। कन्वेंशन के पक्षकार सभी राज्यों का सीओपी में प्रतिनिधित्व किया जाता है जिस पर वे कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं, और अन्य कानूनी उपकरण जिन्हें सीओपी अपनाता है कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जिसमें निर्णय लिया जाता है। सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो पार्टी आपस में मिलकर जो सलाह मशवरा करती हैं, पूरी बातचीत करती हैं, जो नियम वहां पर पालन करे जाने हैं उन चीजों को फॉलो किया जाता है। लीगल बाइंडिंग होती है प्रोटोकॉल, बिल्कुल, जिसमें आपको प्रोटोकॉल लगा दिया यानी आपको उस चीज को मानना ही पड़ेगा। तो अब जरा एक बहुत जरूरी चीज, कॉप 24-25 तो सबने सुना है, कॉप 28 दुबई में हुई, SBSTA दुबई में, SBI F59 दुबई। देखिए जैसे कॉप होती है ना वही चीज है। CMP 18 दुबई में, CMA 5 दुबई। कॉप 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी। क्लाइमेट चेंज पे नवंबर 2022 में, ये इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी। कॉप 27 कब हुई थी, 2022 में। कॉप 26 ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2021 में। मैड्रिड स्पेन में कॉप 25, यूएन क्लाइमेट चेंज 2019। कोटोवाइस पोलैंड, है ना, कॉप 24, कॉप 23, 22, 21, 20। दोहा क्लाइमेट चेंज 2012, डरबन क्लाइमेट चेंज 2011। कैनकून, कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि कोपेनहेगन जो है उसका जो सम्मेलन हुआ था या जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर हुई थी। तो इनको एक बार आपने रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। कॉप 11, 12, 13, 9, 8, 7, 6 जितनी भी हैं ये उन सबको एक बार ईयर वाइज पढ़ लीजिएगा। अभी ये तो पढ़ लिया है तो क्वेश्चन के आंसर भी दे दो भाई जल्दी से। पहला क्वेश्चन, विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो पढ़ा है उसी को आंसर करना है। ये लेटेस्ट भी इसमें आप लर्न कर सकते हो, जो लेटेस्ट है वो पूछी जाती है। अभी अपने पास जो हमने पढ़ा उससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चंस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अभी समय या जो प्रोटोकॉल है उसे अपनाया गया, प्रोटेक्शन अपनाया गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया। ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभावों पर व्यवस्थित अवलोकन, अनुसंधान और सूचना विनिमय के माध्यम से पार्टियों को बढ़ावा देना और सहयोग करने पे वियना कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हाउ मेनी ईयर वंस द पार्टी इन द वियना कन्वेंशन मीट टू टेक अ डिसीजन।
वियना कन्वेंशन में पक्षकार निर्णय लेने के लिए कितने वर्षों के बाद मिलते हैं? यस आशु बेटा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है सी। वियना कन्वेंशन के पक्ष 3 साल में एक बार मिलते हैं, 3 साल में एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, When did Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant come into exist? Question number 3. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2004। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 2004 में। लगातार जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में अस्तित्व में आया। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को लगातार जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 11 क्वेश्चन ऊपर थे, 11 के बाद के क्वेश्चन 4 ये नए स्टार्ट हो गए हैं, यानी टोटल 15 हो गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 15। जल्दी से इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करना है सबने। स्थायी जैविक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केमिकल। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी एक ऐसा रसायन है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं और भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं, जीवित जीवों के फैटी टिश्यू में जमा हो जाते हैं, पीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? हाँ सुनंदी बेटा, मेरी पूरी नजर में है, मैं बहुत जल्दी करवाऊंगी बेटा। थोड़ा सा बस टाइम मिलने दो, मैं करवाती हूँ। जल्दी से भाई इन क्वेश्चंस को करो। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एलिमिनेट डेंजरस पीओपी, खतरनाक पीओपी को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 6, रोटरडम कन्वेंशन इज एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेड विद हैजार्डस केमिकल, यानी रोटरडम कन्वेंशन जो है खतरनाक रसायनों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया था, ये बात सही है कि नहीं? रोटरडम कन्वेंशन किसके लिए था? आपको बस सिर्फ यस और नो बताना है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी रोटरडम कन्वेंशन जो है खतरनाक रसायनों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। एडमिट कार्ड बेटा देखो, आज नोटिफिकेशन आज आनी चाहिए रात को, मेरे ख्याल से तो आनी ही चाहिए आज, बाकी पता लगेगा 1-2 दिन में ही। बेसिल कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बेसिल कन्वेंशन के बारे में एक क्वेश्चन।
बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बेसल कन्वेंशन जो है खतरनाक अपशिष्ट और उसके निपटान से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य ही खतरनाक कचरा और उसके निपटान की सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करना है। ठीक है ना, बेसल कन्वेंशन पढ़ लेना ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC का जो मेन एम है वो क्या है? पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। UNFCCC सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन करना। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1। डिटेल आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन, विच कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्ट फॉर द यूज ऑफ ट्रांसबॉर्डरी बाउंड्री वाटर कोर्सेस, यानी ट्रांसबॉर्डरी वाटर कोर्स के उपयोग के लिए कौन सा कन्वेंशन अस्तित्व में आया? आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो कि चैट सेक्शन पे मैंने लिंक सेंड किया हुआ है। यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में ही लिंक डाल दूंगी जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सारी की सारी, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज की क्लास की, इवन जो पहले क्लासेस हुई हैं जून 2023 के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। ट्रांसबॉर्डरी वाटर कोर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलेंसिकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। 9 का तुक्का मारा है, बिल्कुल सही बैठा है बेटा, सी हेलेंसिकी कन्वेंशन। सही बैठा तुक्का, पढ़ लेना जरा। क्वेश्चन नंबर 10, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई थी? चलो भाई, इस क्वेश्चन का जल्दी से देखो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। कितनी? 27। ठीक है, मान लीजिए स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया कि कितने सिद्धांत है, क्या था, तो एक बार अगर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? For the conservation of migratory species of wild animal, which convention? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, बोन कन्वेंशन। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजाति के लिए बोन कन्वेंशन जो था वो अस्तित्व में आया था। बोन कन्वेंशन ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंगटन जो कन्वेंशन था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12,
अब कल होगी, इसके बाद जो क्लास होगी वो कल होगी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिससे कि आप लोगों को सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी। 1973 वॉशिंगटन जो कन्वेंशन है वो हुआ था, किसके लिए हुआ था वो भी पढ़ लेना। ENMOD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ENMOD जो कि इन्वायरमेंट में है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संशोधन सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन कन्वेंशन इस क्वेश्चन का सही आंसर। रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड पर कन्वेंशन भी कहा जाता है, सही या गलत स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने। रामसर का जो क्वेश्चन है ये सही है कि नहीं है? चीनी जल्दी बोलो बेटा। सुरभि, वेटलैंड पर कन्वेंशन है, बिल्कुल है। अब भाई ज्यादा क्या पढ़ाई करनी है, हो गया भाई, जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे कि जितने आगे आने वाली भी अपडेट्स हैं, जो क्लासेस हैं, आप तक पहुंच सके। और जाने से पहले 4 टाइम वाला क्लास नहीं आता, नहीं बेटा, टाइम जैसे मिलता है ना कैलाश उसी टाइम पर लेती हूँ, जिस टाइम पर मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, ठीक है ना। जिस टाइम पर मेरा कंटेंट, इस समय मैं पेपर 2 का भी कुछ PYQs करवा रही हूँ, जैसे आज सोशलॉजी का करवाया था, तो इस समय थोड़ा सा मेरे को उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग का है। बट यस, क्लासेस तो होंगी ही। तो अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? कितना स्टार देना चाहोगे आज की इस क्लास को फीडबैक के रूप में? हिमांशी, नहीं, दोपहर में नहीं हो पाती बेटा, बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हो सकता है कभी मुझे टाइम मिले तो मैं दोपहर को भी ले लूं। साइट से डाउनलोड नहीं हो पा रहा बच्चे, सारी चीजें तो मैंने कल ही दिखाई थी। अंतिमा, डाउनलोड करना कैसे है सारा मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, साइट पे जाएंगे, लिखना क्या है, जो आप YouTube चैनल देख रहे हैं बस उसका नाम लिख दीजिए, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर आपको पहले ही यूनिट वाइज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दिख जाएंगे। आपने क्या करना है, इस पर टिक करना है। अब इस पर टिक करेंगे, आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर सबसे पहले क्वेश्चंस वगैरह दिख जाएंगे, क्विज करनी है क्विज करिए। यहाँ पर UGC नेट फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर है, और ये जो अभी क्लास अपडेट होगी, रीड मोर पे क्लिक करिए। रीड मोर पे क्लिक करके नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आपको पहले तो सिलेबस दिखाई देगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा, तो बाकी की चीजें मैं आपसे टेलीग्राम पर करूंगी। सोशलॉजी का आज दोपहर को, आज शाम को मैंने क्लास डाली थी, जल्दी से देख लो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक अपना ध्यान रखें।